अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स इस व्लॉग में आपके साथ शेयर करेंगे। आपको बताएंगे कि धांधली के लिए क्या प्लानिंग्स हो रही हैं। कुछ अहम इस सिलसिले में डिटेल्स सामने आई हैं, वो आपके साथ शेयर करूंगी। पीएमएलएन के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है, ये भी आपको बताऊंगी। और इसके साथ साथ सनम जावेद साहिबा की 5वीं बार जमानत मंजूर हुई है, लेकिन अब उनकी रिहाई क्यों कर मुमकिन नहीं हो पाएगी, ये भी आपके साथ शेयर करूंगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। लेकिन इससे पेशतर कि मैं ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करूं, एक बहुत अफसोसनाक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा है और मैं सबसे पहले उसके ऊपर बात करना चाहती हूँ। अगरचे मैं उसके ऊपर बात नहीं करना चाहती, लेकिन बात करना ज़रूरी भी है ताकि झूठ आपके सामने एक्सपोज किया जा सके, ताकि गिरावट आप लोगों को दिखाई जा सके, ताकि इस किस्म की हरकतों को कंडेम किया जा सके और ताकि सरकारी टीवी और वहाँ पर बैठे बाबुओं को ये रियलाइज़ करवाया जा सके कि जो तमाशा आप लोगों ने इस कौम के साथ शुरू किया हुआ है, इसको खुदारा बंद कर दें। खुदारा कुछ तो अपनी साख बचा लें टीवी की भी, लेकिन ऐसा होता नज़र नहीं आ रहा। एक क्लिप मेरी नज़र से गुजरा प्रोग्राम चौथा सुतून का, और इसके जो एंकर हैं जवाद फैज़ी, वो क्लोजिंग रिमार्क्स दे रहे थे। और इन क्लोजिंग रिमार्क्स में मोहतरम एक ट्वीट का किसी का हवाला देते हुए ये जिक्र कर रहे हैं कि किसी मौसूफ़ा ने उस ट्वीट में ये जिक्र किया है कि जनाब इमरान खान साहब की हुकूमत को बचाने के लिए लोग जादू टूने की बात करते हैं और कहते हैं कि जी जिंदा मुर्गियां जलाई जाती थीं और न जाने किस किस्म का गोश्त वगैरह फेंका जाता था वगैरह वगैरह। तो ये सब बातें तो बड़ी पीछे रह गई हैं। उन्होंने कहा कि हौलनाक खबर ये है, हौलनाक जो उन्होंने ट्वीट में इंकशाफ किया हुआ है वो ये है कि सिर्फ मुर्गियां या जानवर ही ज़िबा नहीं किए जाते थे, बल्कि यतीम खाने से, अस्तगफिरुल्लाह, मुझे ये बात कहते हुए भी मैं हिल रही हूँ, बाकायदा अजीब सी मेरी कैफियत हो रही है कि यतीम खाने से 25 बच्चे भी बलि चढ़ाए गए। कैन यू इमेजिन? ये बात ये नाम नेहाद एंकर साहब उसके ऊपर बोल रहे हैं सरकारी टीवी के ऊपर कि 25 बच्चे बनी गाला में इमरान खान साहब की एहलिया के कहने के ऊपर पीटीआई की हुकूमत बचाने के लिए उनकी कुर्बानी कर दी गई, उनको भेंट चढ़ा दिया गया, उनकी बलि चढ़ा दी गई। ये हालत हो गई है हमारे सरकारी टीवी की। इस किस्म की रबिश और घटिया गुफ्तगू इस टीवी के ऊपर ऑन एयर गई है। आप अंदाज़ा लगाएं, ना कोई बात का सर, ना कोई पैर, ना कोई खबर, ना कोई तहकीक, ना कोई सबूत। मतलब आप इमरान खान के बारे में आके कुछ भी बकवास कर दें, कितनी भी घटिया गुफ्तगू कर लें, बस आपको प्लेटफॉर्म भी मिल जाता है और आपको आपके ही यानी टैक्स पेयर के पैसों का जो प्लेटफॉर्म है वो मिल जाता है। और उसके बाद आप जो मर्जी आके बकवास कर लें, आपको खुली छूट है। ना वहाँ पर कोई कैमरा, ना वहाँ पर कोई और चेक किसी किस्म का, ना कोई कंटेंट एडिटर, कोई देखने पूछने वाला नहीं। बस शर्त ये है कि आपने इमरान खान के ख़िलाफ़ जितनी ज़्यादा बकवास करनी है करें, उतना ज़्यादा आपको नवाजा जाएगा। और अभी हाल ही में 2-3 नमूने जो हैं इन्होंने भर्ती किए हैं, वो पता नहीं 7.5 लाख रुपए के एवज़, जिनको आपके टैक्स के पैसों से तनख्वाहें दी जा रही हैं सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के लिए, झूठ बोलने के लिए, गलाजत फैलाने के लिए, इमरान खान की किरदार कुशी करने के लिए और उनसे लोगों को मुतनफ़र करने के लिए। और इसका जो सबसे ज़्यादा एक नज़र आता है तरीका या वारदात, वो ये है कि जी जादू टूना है, और इस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ये लोग प्रोपेगेट कर रहे हैं और बाकायदा एक एजेंडे के तहत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो इनको लगता है कि जी ये जादू टूने करते थे। वैसे मैं एक बात को ज़रूर सेकंड करती हूँ कि जादू तो किया है इमरान खान ने, इसमें कोई शक नहीं। ये इमरान खान का जादू ही तो है जो इस वक्त मुल्क में सर चढ़ कर बोल रहा है। ये जादू ही तो है कि वो बुजुर्ग जिनसे चलना मुहाल है, वो भी पीटीआई का झंडा उठाकर जलसों में, कन्वेंशंस में चलते जा रहे हैं। ये इमरान खान का जादू ही तो है कि वो बच्चे जिनकी उम्र इतनी भी कम होती है, जिनको रियासत और सियासत का मतलब तक नहीं पता है, वो भी नारा लगाते हैं तो इमरान खान का लगाते हैं। उनके नज़दीक वज़ीर आज़म का अगर कोई मतलब है
तो वो मतलब है इमरान खान। वो भी उसके दीवाने हैं, उसको कॉपी करते हैं। ये जादू ही तो है कि वो ख़वातीन जिनको सिन्फ़े नाजुक कहा जाता था आज सिन्फ़े आहन बनी पड़ी हैं, जेलों में मुक़य्यद हैं, लेकिन इसके बावजूद नारा लगाती हैं तो इमरान खान का लगाती हैं, तारीफ़ करती हैं तो उसी की करती हैं, और वो कहती हैं कि इमरान खान जिंदाबाद। उसके ख़िलाफ़ बात नहीं करेंगे, भले जेलों में पड़े हैं तो पड़े हैं। और ये जादू ही तो है कि इमरान खान के लिए उसके कितने ही खिलाड़ी अपना सर कटवाने को तैयार बैठे हैं। ऐसा तो पहले हमने किसी लीडर के लिए नहीं देखा सुना कि कोई अपने कायद के लिए जान भी कुर्बान करने को तैयार हो। आज PMLN वाले बहुत ज़ोर से, बड़े शोर से मजाक भी उड़ाते हैं कि जी PTI के लोग छोड़ गए, लेकिन उनके बारे में भी तो कुछ कहें कि जो कहते हैं कि जनाब भले हमें जान से मार दो जुनैद अकबर खान साहब, हम तो नहीं इमरान खान का साथ छोड़ने वाले, जान भी चली जाए परवाह नहीं। और क्या मियाँ नवाज शरीफ के लिए उनका कोई पार्टी लीडर ये कह सकता है कि नवाज शरीफ के लिए जान दे सकता हूँ? क्या जरदारी साहब के लिए उनका कोई लीडर ये कह सकता है कि उनके लिए जान दे सकता हूँ? तो ये जादू ही तो है इमरान खान का। ये जादू ही तो है कि वो तमाम लोग अब बोलने लगे हैं जो इससे पहले नहीं बोला करते थे। ये जादू ही है कि जिसने इस वक्त तालिब इल्मों को ज़बान दे दी है। ये जादू ही है कि जो नौजवान नस्ल इस वक्त काबू नहीं आ रही, सवाल करती है और बबांगे दोहल करती है। ये जादू ही है इमरान खान का कि वो जेल की एक काल कोठरी में बंद पड़ा है, लेकिन हर जगह हर जा उसका तज़किरा है। ये जादू ही तो है कि सब ताकतें इनके पास हैं, लेकिन फिर भी ये खौफज़दा हैं, और वो बंद है लेकिन आज़ाद है और निडर है, बहादुर है। ये जादू ही है। ये जादू ही है कि पाकिस्तान में आँख खुलती है, सुबह होती है तो इमरान खान से मुतल्लिक़ ख़बरें चलना शुरू होती हैं और रात होते तक उसी का जिक्र रहता है। ये जादू ही है कि आप शादी ब्याहों में चले जाएं, आप यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशंस में चले जाएं, आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, आप किसी प्लेग्राउंड में चले जाएं, हर जगह वही नज़र आता है, उसी की बात होती है और उसी का नाम है। तो जादू तो है, और जादू भी ऐसा जो सर चढ़कर बोल रहा है, जादू भी ऐसा कि जिसका तोड़ अभी तक ताकतवरों से मुमकिन नहीं हो पाया। पिछले 75 बरस का हर हरबा आजमा चुके, हर गिरावट को छू लिया, लेकिन तोड़ नहीं हो पाया। तो जादू तो है, और जादू भी ऐसा कोई कि जिसको सर चढ़कर बोलना तो कहते हैं, वो तो देख ही रहे हम, लेकिन ऐसा जादू है कि जो उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, जो ख़त्म ही नहीं हो रहा। न जाने ये जादू अब मज़ीद कितनी देर जारी रहेगा और इसके सहर में कितने लोग जकड़े रहेंगे, क्योंकि अभी तक तो ये लोग टूटने के लिए तैयार नज़र नहीं आ रहे। बहरहाल मैंने बात की ख़वातीन की भी। सनम जावेद साहिबा भी उन ख़वातीन में से हैं जो जेल में हैं, लेकिन अभी तक इमरान खान का साथ छोड़ने पर तैयार नज़र नहीं आती। साथ उन्होंने, वैसे वो कौन सा बेचारी कोई पार्टी लीडर थी, एक सपोर्टर थी, लेकिन जिस तरीके से उसको इन्होंने लीडर बना दिया, इसमें कोई शक नहीं है कि इस वक्त उनके लिए कहीं से भी इलेक्शन जीतना कोई मुश्किल काम नहीं, वो भी बगैर कैंपेन के। सनम जावेद साहिबा को 5वीं मरतबा ज़मानत मिल गई अदालत से, लेकिन अब उनको 30 दिन के लिए नज़रबंद कर दिया गया है MPO के तहत। तो वही हरबा जो खदीजा शाह पर आजमाया गया, वही हरबा अब सनम जावेद साहिबा पर भी आजमाया गया, और उनको भी अब मज़ीद बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। तो ये एक अंडरस्टूड सी बात है, इसका ना कोई कानून से लेना देना है, ना इसमें इसका कोई 9 मई से लेना देना है, ना इसका किसी और ज़ाब्ते से लेना देना है। इसका मामला सिर्फ इतना सही है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलो, वरना ज़ाती इंतकाम का निशाना बने रहोगे। और ये अब देखते हैं कितनी देर तमाशा चलता है। आगे बढ़ते हैं जनाब, बात कर लेते हैं कुछ जो मैंने आपसे जिक्र किया कि इलेक्शन में क्या प्लान किया जा रहा है। धांधली का प्लान कुछ इस किस्म का है जनाब कि सरवर बारी साहब जो कि फाफिन के सरबराह हैं, उन्होंने एक उर्दू पॉइंट जो आपको मालूम है, वेबसाइट भी है और इनका सोशल मीडिया पे एक बड़ा प्लेटफॉर्म है, इनसे गुफ्तगू करते हुए एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से जो मौजूदा डाटा सामने आ रहा है उसको जब वो पुराने डाटा के साथ लिंक करके, मैच करके उसका मवाजना कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें उन्होंने बड़ी होशरुबा किस्म की बताई हैं। उनके नज़दीक बहुत सारे गोस्ट रिपोर्टर्स वोटर्स जो हैं वो लिस्टों में इंक्लूड कर दिए गए हैं, रजिस्टर कर दिए गए हैं, जिनका कोई वजूद नहीं है, जिसको आप उर्फ़ आम में कह सकते हैं कि जाली वोटर जो हैं वो ऐड कर दिए गए हैं।
اور اس کا مقصد واضح طور پر یہ نظر آتا ہے کہ کسی خاص پارٹی کو اس کا فائدہ پہنچایا جائے گا۔ مثال کے طور پر وہ بتا رہے ہیں کہ مری میں جو ووٹر رجسٹر ہیں وہ کل آبادی کا 78% ہے، یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ مری میں اگر 100 لوگ رہ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ 78% لوگ ووٹر ہیں اور صرف 22% ایسے ہیں جو ووٹر نہیں ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے؟ جو پاکستان جیسا ملک جہاں پر اتنی بڑی تعداد میں بچوں کی تعداد ہوتی ہے تو یہ پاسبل نہیں ہے۔ مطلب اگر پاکستان کی آبادی اس وقت 24 کروڑ ہے تو 12.5 کروڑ کے قریب ووٹرز ہیں جن کی عمر 18 سال سے زائد ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مری میں جو 18 سال سے زائد عمر لوگ ہیں وہ اتنی زیادہ تعداد میں ہیں کہ 78% یعنی لگ بھگ 80% کے قریب ہیں؟ یہ پاسبل نہیں ہے کہ صرف 20% ایسے لوگ موجود ہیں یا بچے موجود ہیں جو 18 سال کی عمر سے کم ہیں۔ اسی طرح جیلم میں بھی وہ بتا رہے ہیں کہ جو رجسٹرڈ ووٹر ہیں وہ 75% دکھائے جا رہے ہیں، جو کہ ممکن نہیں ہے۔ تو یہ واضح طور پر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ عام طور پر 48، 50، 55 یہ ریشو ہوتی ہے ووٹر جو رجسٹر ہوتے ہیں کسی پرٹیکولر علاقے میں یا حلقے میں، لیکن یہاں پر اگر 80%، 75% دکھائے جا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے 20-25% یا 15-20% جو ووٹر ہیں وہ رجسٹر جو کیے گئے ہیں وہ جعلی ہیں، اور اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے نام کے اوپر وہ سارا ووٹ کسی بھی پارٹی کا بعد میں شو کیا جا سکتا ہے جس کو بھی جتانا مقصود ہو، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل لاڈلی پارٹی کون سی ہے۔ تو یہ بہت بڑا ایک میرا خیال ہے کہ پورا انہوں نے ایکسپوز کیا پلان، اس کے اوپر یقینی طور پر الیکشن کمیشن کو جواب دہ ہونا چاہیے۔ اس کو میرا خیال ہے کہ کوئی نہ کوئی جا کے یقینی طور پر چیلنج بھی کرے گا، کیونکہ یہ بہت بڑا ایک دھاندلی کا بلکہ دھاندلے کا پلان نظر آ رہا ہے۔ لاسٹلی میں کچھ بات کر دوں جی، کچھ دن پہلے کچھ لڑائی جھگڑا چل رہا تھا پی ٹی آئی کے مختلف لوگوں کا، تو بہت بغلیں بجا رہی تھی نون لیگ۔ بعد میں ہم نے دیکھا کہ دانیال عزیز صاحب اور احسن اقبال صاحب خود بھی آپس میں لڑ بھڑ گئے اور بڑا آنر لڑ بھڑ گئے۔ اس کے بعد دانیال عزیز صاحب کو ایک شو کاز نوٹس بھی جاری ہو جاتا ہے، جبکہ احسن اقبال صاحب کو لگ رہا ہے کہ بڑے میاں صاحبوں کی دونوں کی آشیرواد حاصل ہے۔ دانیال عزیز صاحب کا جو ایشو بتایا جا رہا ہے وہ یہ کہ ان کی جو حلقہ ہے اس میں سے کچھ احسن اقبال صاحب جو ٹکٹ جس کو دانیال عزیز صاحب دلوانا چاہتے ہیں، احسن اقبال صاحب وہاں پر کسی اور کو ٹکٹ دلوانا چاہتے ہیں، اور ان کی حلقہ بندی میں بھی کچھ انہوں نے مداخلت کی ہے احسن اقبال صاحب نے۔ تو اس طرح کا کوئی ان کا آپس کا مسئلہ مسائل چل رہا ہے، جس کے اوپر دانیال عزیز صاحب کو غصہ بھی تھا احسن اقبال صاحب کے اوپر۔ انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں مہنگائی کا سارا ذمہ دار احسن اقبال صاحب کو قرار دے دیا۔ احسن اقبال صاحب نے جوابی طور پر جو دانیال عزیز صاحب ہیں ان کے اوپر غصہ کیا، اور بعد میں انہوں نے ابھی ریسنٹلی بتایا کہ جی شو کاز نوٹس جب جاری ہوا ہے تو دونوں نے، یعنی میاں شہباز شریف نے بھی، میاں نواز شریف نے بھی، دونوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے دانیال عزیز نے غلط کیا۔ تو بیسیکلی انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے اپنا وزن میرے پلڑے میں ڈالا ہے۔ تو یہ ہوا۔ اچھا، اس کے بعد اب صورتحال یہ ہے کہ دانیال عزیز اس پر بھی چپ نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے بیچ میں رگڑا لگا دیا مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی، اور ٹی وی پروگرام میں انہوں نے کہا ہے کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ کی وجہ سے پارٹی کو شدید نقصان پہنچا ہے، اور انہوں نے جو بیانیہ بنانے کی کوشش کی ہے وہ نہایت ہی کھوکھلا قسم کا تھا۔ 40 پریس کانفرنسیں کھوکھلی قسم کی آپ کروا دیں، اس سے بیانیہ نہیں بنتا، الٹا آپ کی پارٹی کی ساکھ کو نقصان پہنچتا ہے۔ اور انہوں نے کہا کہ یہ تو سیاستدان نہیں ہیں، ابھی حادثے کے نتیجے میں سیاستدان بن گئی ہیں۔ تو خوب انہوں نے چڑھائی کی مریم اورنگزیب صاحب کی بھی کلاس لیتے ہوئے، اور اب یہ لڑائیاں جھگڑے جو ہیں وہ سر عام ہو رہے ہیں۔ دوسری طرف ویسے بعض لوگ اس پہ مریم اورنگزیب صاحبہ کو کہہ رہے تھے کہ جی واقعی ان کا بڑا وہ ہے۔ میں تو کہتی ہوں وہ تو بیچاری جو ان کو کہا جاتا ہوگا مریم نواز کی طرف سے وہ کر دیتی ہیں اپنے طور پر، تو وہ کوئی ڈیسیجن لینے کی پاور میں ہی نہیں ہے، نہ ان کا کوئی اتنا میرا خیال ہے کہ کوئی سپیس ہوگی ان کے پاس کہ وہ اپنے طور پہ کوئی اس طرح کے ڈیسیجن لے لیں۔ تو جو کہا سنا جو پالیسی میکنگ تھی وہ تو ساری مریم نواز صاحبہ کے ہاتھ میں تھی، تو وہ تو وہی کر رہی تھی جو وہ ان کو کہہ رہی تھی۔ تو مریم نواز کو اگر ٹارگٹ کریں دانیال عزیز صاحب تو بات سمجھ میں آتی ہے، مریم اورنگزیب بیچاری کو ٹارگٹ کر کے آپ نے کیا حاصل کرنا ہے۔ تیسری طرف جی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کافی حد تک ہی پی ایم ایل این سے الگ ہی ہیں آلموسٹ، اور اب خبریں یہ آ رہی ہیں کہ مفتاح اسماعیل صاحب کو پیپلز پارٹی سے بھی اور ایم کیو ایم سے بھی دونوں طرف سے شرکت کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آپ ہماری پارٹیز جوائن کر لیں، اور پیپلز پارٹی جو ہے وہ کافی یہ خبریں دے رہی ہے ذرائع ان کے کہ ان کی طرف سے شاید جو آفر ہے اسے قبول کر لیا جائے گا، لیکن ابھی تک مفتاح اسماعیل صاحب نے اس معاملے پر کوئی بھی کلیئرٹی سے جواب نہیں دیا، نہ کوئی اناؤنسمنٹ کی ہے۔ تو لیٹس سی کہ ان کی اگلی منزل کیا ہوتی ہے، لیکن فی الوقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں وہ بھی پی ایم ایل این پر تنقید کرتے نظر آ رہے ہیں کہ جس انداز سے
PMLN जाना चाह रही है इलेक्शन में, ये सारा मुतनाज़ बन रहा है। लाडले का जो एक टैग लग गया हुआ है, जो एक ऑब्वियस सी चीज़ें नज़र आ रही हैं, उसने तो पहले ही इलेक्शन को मुतनाज़ कर दिया है। तो इस तरह के इलेक्शन में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वो तो कह रहे हैं कि उन्होंने इलेक्शन ही नहीं लड़ना, किसी भी टिकट से नहीं लड़ना, ज़ात भी नहीं लड़ना। लेकिन दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि अभी तक PMLN की तरफ से बहुत ज़्यादा कोई शाहिद खाकान अब्बासी साहब के ऊपर उस तरह से तनकीद नहीं हुई, ना कोई शो कॉज जारी किया, जैसे कि दानियाल अजीज़ साहब को फौरी तौर पर जारी कर दिया गया। तो ये अंदर की जो खिचड़ी है अब वो ज़्यादा बढ़ रही है, और ये वो लोग जो तमाशा कल उड़ा रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, चले उनके ऊपर तो कोई मुश्किल वक्त आया हुआ है, कुछ समझ आती है कि इस तरह के टाइम पे लोग आगे पीछे हो भी जाते हैं। लेकिन आप तो बड़े इस वक्त फेवरेट बने हुए हैं। इस वक्त तो ये जो फसली बटेरे होते हैं, ये तो बाकायदा शौक ज़ौक से उड़ के आते हैं कि जनाब आजकल इस पार्टी की गुड्डी चढ़ी हुई है तो हमने इस पार्टी में शामिल होना है। और यहाँ पर सूरत हाल ये है कि किस तरह से जो लोग शामिल हो भी रहे हैं वो कोई इतने कदावर लोग नहीं हैं, और जो सियासी पार्टियां भी इत्तेहाद बना रही हैं वो भी लटके मुंह के साथ बनाती हैं, और बाद में वो भी इधर उधर हो जाती हैं कि नहीं हम नहीं एडजस्टमेंट कर सकते। और तीसरी तरफ आप ये देख लें कि अपने ही लोग इनके जो हैं वो इस बात को रियलाइज़ कर रहे हैं कि हल्के में जाकर लोगों से वोट मांगना इस वक्त किस कदर मुश्किल हो चुका है। मिलते हैं आपसे अगले वीलॉग में, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।